क्यों ना मैं इन चोटों को देख लूं। एडम जेम्स के दरवाजे के सामने खड़ा है। उसके हाथ उसकी जेब में दबे हुए हैं। उसने एक गहरे लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई है जो उसके धड़ से बिल्कुल सटी हुई है। उसके बाजू बेहद निपुणता से तराशे गए हैं। पेशेवर तरीके से उन पर काली स्याही से बने टैटू उकेरे गए हैं जिन्हें अब मैं पहचानना सीख चुकी हूं। वह मुझे घूरते हुए पकड़ लेता है। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। वह कहता है, अब अपनी बाहों पर बने काले टैटू की लगातार खींची हुई पट्टियों को देखते हुए, हमें जिंदा रहना था। यही एकमात्र काम था जो मुझे मिल सकता था। मैं कमरे के पार उससे मिलती हूँ, उसके हाथों के डिजाइन को छूती हूँ, सिर हिलाती हूँ। मैं समझती हूँ। वह लगभग हंसता है। हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर झलकती है। वह सिर को 1 मिलीमीटर हिलाता है। क्या? मैं झटके से अपना हाथ पीछे खींच लेती हूँ। कुछ नहीं। वह मुस्कुराता है। अपने हाथ मेरी कमर के चारों ओर लपेट लेता है। ये बस बार बार एहसास हो रहा है, तुम सच में यहां हो, मेरे घर में। गर्मी मेरे गले तक चढ़ जाती है और मैं एक सीढ़ी से गिर जाती हूँ जिसमें मेरे हाथ में लाल रंग में डूबी हुई पेंट ब्रश है। तारीफें वे चीजें नहीं हैं जिन्हें मैं समझ पाती हूँ। मैं अपने होंठ काटती हूँ। तुमने अपना टैटू कहां से बनवाया? ये? वह फिर अपनी बाहों की तरफ देखता है। नहीं। मैं उसकी शर्ट पकड़ती हूँ। उसे ऊपर खींचने की इतनी असफल कोशिश करती हूँ कि वह लगभग अपना संतुलन खो बैठता है। वह दीवार से जा टकराता है। मैं कपड़े को उसकी कॉलर तक ऊपर करने की कोशिश करती हूँ। खुद को शर्म से बचाने के लिए संघर्ष करती हूँ। उसके सीने को छूती हूँ, उस पक्षी को छूती हूँ। तुमने इसे कहां से बनवाया? ओह। वह मुझे देख रहा है, लेकिन मैं अचानक उसके शरीर की खूबसूरती में खो जाती हूँ और उसके कार्गो पैंट जो उसकी कमर से थोड़े नीचे लटके हुए हैं उन पर मेरी नजर पड़ती है। मुझे एहसास होता है कि उसने शायद अपनी बेल्ट उतार दी होगी। मैं अपनी नजरें ऊपर करने के लिए मजबूर करती हूँ। मेरी उंगलियां उसके एब्स पर भटकती हैं। वह एक गहरी सांस लेता है। मुझे नहीं पता, वह कहता है। मुझे बस, मैं बार बार इस सफेद पक्षी का सपना देखता था। पक्षी उड़ते थे, तुम्हें पता है। तुम इसका सपना देखा करते थे? हाँ, हर समय। वह थोड़ा मुस्कुराता है, हल्की सांस छोड़ता है, कुछ याद करते हुए। वो अच्छा था, अच्छा महसूस होता था, उम्मीद जैसा। मैं उस याद को पकड़ कर रखना चाहता था क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि वो याद कितने दिन टिकेगी। इसीलिए मैंने इसे हमेशा के लिए बना लिया। मैं अपनी हथेली से उसके टैटू को ढक देती हूँ। मैं भी इस पक्षी के बारे में हर समय सपना देखती थी। इस पक्षी के बारे में, उसके भौहें जैसे आकाश छू सकती थी। मैं सिर हिलाती हूँ। यही वाला, कुछ ऐसा जैसे कोई एहसास अपने सही स्थान पर आकर फिट हो गया हो। जिस दिन तुम मेरी सेल में आए थे, उसी दिन के बाद से मैंने इसे कभी नहीं देखा। मैं चुपचाप उसकी तरफ देखती हूँ। तुम मजाक कर रही हो, लेकिन उसे पता है कि मैं मजाक नहीं कर रही। मैं उसकी शर्ट छोड़ देती हूँ और अपना माथा उसके सीने पर टिका देती हूँ। उसकी खुशबू को अपनी सांसों में भरती हूँ। वह बिना समय गंवाए मुझे अपने करीब खींच लेता है। अपनी ठुड्डी मेरे सिर पर टिका देता है, अपने हाथ मेरी पीठ पर रख देता है और हम वैसे ही खड़े रहते हैं जब तक कि मैं इतनी बूढ़ी ना हो जाऊं कि उसकी गर्माहट के बिना दुनिया को याद ना कर सकूं। एडम मेरे घावों को एक बाथरूम में साफ करता है जो इस जगह के एक कोने में स्थित है। ये एक छोटा सा कमरा है जिसमें एक टॉयलेट, एक सिंक, एक छोटा सा आईना और एक नन्हा सा शॉवर है। मुझे यह सब बहुत पसंद आता है। जब मैं बाथरूम से बाहर निकलती हूँ, कपड़े बदल चुकी होती हूँ और बिस्तर के लिए तैयार होती हूँ, तो एडम अंधेरे में मेरा इंतजार कर रहा होता है। फर्श पर कंबल और तकिए बिछे हुए हैं और यह जगह स्वर्ग जैसी लग रही है। मैं इतनी थकी हुई हूं कि सदियों तक सो सकती हूं। मैं उसके पास फिसल कर चली जाती हूं और वह मुझे अपनी बाहों में समेट लेता है। इस जगह का तापमान काफी कम है और एडम
मेरे लिए एकदम सही गर्माहट है। मैं अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लेती हूँ और वह मुझे और कसकर पकड़ लेता है। मैं अपनी उंगलियां उसके नंगे पीठ पर फिराती हूँ, उसकी मांसपेशियों को अपने स्पर्श के नीचे कसते हुए महसूस करती हूँ। मैं अपना हाथ उसके पैंट की कमर पर रखती हूँ, अपनी उंगली उसकी बेल्ट लूप में फंसाती हूँ, अपनी जुबान पर अटके हुए शब्दों का स्वाद चखती हूँ। मैंने सच में कहा था, तुम जानते हो। उसकी सांस एक धड़कन देर से आती है, उसका दिल एक धड़कन तेज। क्या कहा था? हालांकि उसे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कह रही हूं। अचानक मैं खुद को बहुत शर्मीली महसूस करने लगती हूं, बहुत अंधी, बहुत बेवजह बहादुर। मैं जिस रास्ते पर बढ़ रही हूं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। बस इतना जानती हूं कि मैं किसी और के हाथ अपने ऊपर नहीं चाहती। हमेशा के लिए एडम थोड़ा पीछे झुकता है और मैं बस उसके चेहरे का हल्का सा आकार देख सकती हूँ। उसकी आंखें हमेशा अंधेरे में चमकती रहती हैं। जब मैं बोलती हूँ तो मैं उसके होठों को देखती हूँ। मैंने कभी तुमसे रुकने के लिए नहीं कहा। मेरी उंगलियां उसके पैंट के बटन पर टिक जाती हैं। एक बार भी नहीं। वह मुझे घूर रहा है। उसका सीना एक सेकंड में कई बार उठ और गिर रहा है। वह जैसे अविश्वास से सुन्न हो गया हो। मैं उसके कान के पास झुकती हूँ, छुओ मुझे, और वह लगभग बिखर जाता है। मेरा चेहरा उसके हाथों में है, मेरे होंठ उसके होंठों पर, और वह मुझे चूम रहा है। और मैं ऑक्सीजन हूँ और वह सांस लेने के लिए तड़प रहा है। उसका शरीर लगभग मेरे ऊपर है, एक हाथ मेरे बालों में, दूसरा मेरे शरीर की रूपरेखा पर फिसलता हुआ, मेरे घुटने के पीछे से मुझे और करीब और ऊपर और कसकर खींचता हुआ। वह मेरे गले पर हल्की हल्की चुंबन बरसाता है, जैसे नशा, जैसे बिजली की लहरें मुझ में समा रही हों, मुझे जलाकर राख कर रही हों। मैं पूरी तरह से जल उठने की कगार पर हूँ, हर पल की उत्तेजना से कांप रही हूँ। मैं उसकी आत्मा में समा जाना चाहती हूँ, उसे अपनी पांचों इंद्रियों से महसूस करना चाहती हूँ, उसकी जादुई उपस्थिति में पूरी तरह से डूब जाना चाहती हूँ। मैं उसके शरीर के नक्शे को अपने स्वाद से पहचानना चाहती हूँ। वह मेरे हाथों को पकड़ता है और उन्हें अपने सीने पर रखता है। मेरी उंगलियों को उसके धड़कते हुए दिल के ऊपर सरकने देता है, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाता है, और फिर उसके होंठ बार बार मेरे होंठों से टकराते हैं, मुझे एक ऐसे नशे में डालते हैं जिससे मैं कभी बाहर नहीं आना चाहती। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, यह अब भी पर्याप्त नहीं है। मैं उसमें घुल जाना चाहती हूँ, उसके पूरे अस्तित्व को अपने होंठों से तलाशना चाहती हूँ। मेरा दिल मेरी नसों में दौड़ रहा है, मेरी खुद पर काबू रखने की ताकत को चूर चूर कर रहा है। सब कुछ एक बवंडर में बदल रहा है। वह सांस लेने के लिए रुकता है और मैं उसे वापस खींच लेती हूँ, तड़पती हुई, बेचैन, उसकी छुअन के लिए मरती हुई। उसके हाथ मेरी शर्ट के अंदर फिसलते हैं, मेरी कमर के किनारों पर सरकते हुए, मुझे वैसे छूते हुए जैसे उसने पहले कभी हिम्मत न की हो। और मेरी शर्ट लगभग मेरे सिर के ऊपर पहुंच चुकी होती है जब दरवाजा चरमराने की आवाज करता है। हम दोनों ठहर जाते हैं। एडम, वह मुश्किल से सांस ले पाता है। वह खुद को मेरे बगल में तकिए पर गिराने की कोशिश करता है, लेकिन मैं अब भी उसकी गर्मी, उसका स्पर्श, उसके दिल की धड़कन को अपनी नसों में महसूस कर सकती हूँ। मैं अपने भीतर उबलते हुए अनगिनत चीखों को दबा रही हूँ। एडम अपना सिर थोड़ा उठाता है, बस थोड़ा, सामान्य दिखने की कोशिश करता है। जेम्स, क्या मैं यहाँ बाहर तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? एडम उठकर बैठ जाता है। वह तेजी से सांस ले रहा है, लेकिन अचानक सतर्क हो गया है। बिल्कुल, तुम आ सकते हो। एक पल रुककर उसकी आवाज धीमी और नरम हो जाती है। तुम्हें बुरे सपने आ रहे हैं? जेम्स कोई जवाब नहीं देता। एडम तुरंत खड़ा हो जाता है। मैं 10 साल के बच्चे की घुटी घुटी हिचकियों की आवाज सुन सकती हूँ, लेकिन मुश्किल से ही एडम के शरीर का हल्का सा आकार देख पाती हूँ, जो जेम्स को
अपने सीने से लगाए हुए है। मैंने सोचा था कि यह बेहतर हो रहा है। मैं उसे फुसफुसाते हुए सुनती हूँ, लेकिन उसकी आवाज में कोई आरोप नहीं, सिर्फ कोमलता है। जेम्स कुछ कहता है जो मैं नहीं सुन पाती। एडम उसे उठा लेता है और मुझे एहसास होता है कि जेम्स उसकी तुलना में कितना छोटा लगता है। वे दोनों बेडरूम में चले जाते हैं और कुछ ही देर में बिस्तर का सामान लेकर लौटते हैं। जब तक जेम्स आराम से एडम से कुछ फीट की दूरी पर लिपटा हुआ नहीं सो जाता, तब तक वह पूरी तरह से थकान के हवाले नहीं होता। अब कमरे में सिर्फ उसकी भारी सांसों की आवाज गूंज रही है। एडम मेरी ओर मुड़ता है। मैं खामोशी का एक टुकड़ा बन चुकी हूं, स्तब्ध, हैरान, गहरे तक कट चुकी इस याद से। मुझे नहीं पता कि जेम्स ने इतनी नाजुक उम्र में क्या देखा होगा। मुझे नहीं पता कि एडम को उसे पीछे छोड़ते हुए क्या क्या सहना पड़ा होगा। मुझे नहीं पता कि अब लोग कैसे जीते हैं, कैसे बचते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे माता पिता का क्या हुआ। एडम मेरे गाल को हल्के से छूता है, मुझे अपनी बाहों में समेट लेता है, धीरे से कहता है, मुझे अफसोस है, और मैं उसके माफी मांगने को एक चुंबन से मिटा देती हूँ। जब सही समय आएगा मैं उसे कहती हूँ। वह गहरी सांस लेता है, मेरा सिर अपने कंधे पर झुका देता है, मेरी खुशबू को अपने भीतर खींचता है। उसके हाथ मेरी शर्ट के नीचे सरकते हैं, मेरी पीठ पर ऊपर की ओर बढ़ते हैं। मैं एक हल्की सी चीख को दबा लेती हूँ। जल्द ही। एडम। और मैंने खुद को कल रात जबरदस्ती 5 फीट की दूरी पर रखा था, लेकिन किसी तरह मैं उसकी बाहों में जागती हूँ। वह हल्की, समान, स्थिर सांसें ले रहा है, सुबह की ठंडी हवा में एक गर्माहट की तरह। मैं पलकें झपकाती हूँ, दिन की रोशनी में देखती हूँ। तभी एक 10 साल के लड़के की बड़ी नीली आंखें मुझसे टकराती हैं। तुम उसे छू कैसे सकती हो? जेम्स हमारे ऊपर खड़ा है, अपनी बाहें सीने पर बांधे हुए। फिर से वही जिद्दी लड़का बन गया है जिसे मैं पहचानती हूँ। न कोई डर, न कोई आंसू जो उसकी आंखों से गिरने को तैयार हो। ऐसा लगता है जैसे कल रात कुछ हुआ ही नहीं था। तो उसकी अधीरता मुझे चौंका देती है। मैं इतनी तेजी से एडम के खुले ऊपरी शरीर से दूर हटती हूँ कि वह अचानक झटके से थोड़ा जाग जाता है। वह मेरी ओर हाथ बढ़ाता है। जूलियट, तुम एक लड़की को छू रहे हो। एडम इतनी जल्दी उठने की कोशिश करता है कि चादरों में उलझकर फिर से अपनी कोहनियों के बल गिर जाता है। हे भगवान जेम्स, तुम एक लड़की के बगल में सो रहे थे। एडम कई बार मुंह खोलता और बंद करता है। वह मेरी ओर देखता है, फिर अपने भाई की ओर, अपनी आंखें बंद करता है और आखिरकार एक लंबी सांस छोड़ता है। अपनी सुबह की बिखरी हुई लट्टों में हाथ फेरता है। मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो। तुमने तो कहा था कि वह किसी को छू नहीं सकती। अब जेम्स मुझे संदेह भरी नजरों से घूर रहा है। वह नहीं छू सकती, सिवाय तुम्हारे, हाँ सिवाय मेरे और वार्नर। तो वह किसी को नहीं छू सकती, बस तुम्हें छोड़कर। और वार्नर, हाँ ये तो बहुत सुविधाजनक लगता है। जेम्स अपनी आंखें संकीर्ण कर लेता है। एडम जोर से हंस पड़ता है। तुमने ये बोलना कहां से सीखा? जेम्स भौहें चढ़ाता है। बेनी अक्सर ऐसा कहती है। वह कहती है कि मेरे बहाने बहुत सुविधाजनक होते हैं। वह अपनी 2 उंगलियों से हवा में कोट्स बनाता है। उसका मतलब होता है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता और मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। एडम अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। सुबह की हल्की रोशनी छोटी खिड़कियों से एकदम सही कोण पर छनकर अंदर आ रही है, बिल्कुल सही पल पर। वह सुनहरी आभा में नहाया हुआ है। उसके मांसपेशी तन चुके हैं। उसकी पैंट अब भी उसकी कमर पर थोड़ी ढीली है और मुझे खुद को सीधा सोचने के लिए मजबूर करना पड़ता है। मैं अपनी खुद की आत्मनियंत्रण की कमी से हैरान हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इन भावनाओं को रोकना जानती हूं। एडम मुझे उन चीज़ों के लिए लालायित कर देता है जिनके बारे में मुझे कभी पता ही नहीं था कि वे मेरी हो सकती हैं।
मैं देखती हूं कि वह अपने भाई के कंधे पर एक हाथ रखता है और फिर नीचे बैठकर उसकी आंखों में झांकता है। क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूं? वह कहता है। अकेले में? सिर्फ मैं और तुम? जेम्स आंख के कोने से मेरी ओर देखता है। हाँ, सिर्फ मैं और तुम। ठीक है। मैं उन्हें जेम्स के कमरे में जाते हुए देखती हूँ और सोचती हूँ कि एडम उससे क्या कहने वाला है। मुझे अचानक एहसास होता है कि जेम्स मेरी मौजूदगी से असुरक्षित महसूस कर रहा होगा। लगभग 6 महीने बाद उसे अपना भाई वापस मिला है और अब वह किसी अजीब लड़की के साथ लौटा है जिसके पास किसी जादुई शक्ति जैसी चीजें हैं। मैं इस ख्याल पर हंसने ही वाली हूं। काश ये सच में जादू होता जिसने मुझे ऐसा बनाया होता। मैं नहीं चाहती कि जेम्स सोचे कि मैं एडम को उससे दूर ले जा रही हूं। मैं वापस कंबल के नीचे सरक जाती हूं और इंतजार करती हूं। सुबह ठंडी और तेज है और मेरे विचार वॉर्नर की ओर भटकने लगते हैं। मुझे याद रखना होगा कि हम अब भी सुरक्षित नहीं हैं, शायद कभी नहीं होंगे। मुझे यह भी याद रखना होगा कि कभी ज्यादा सहज महसूस न करूं। मैं सीधी बैठ जाती हूं, अपने घुटनों को अपनी छाती से लगाकर अपनी टखनों के चारों ओर बाहें लपेट लेती हूं। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या एडम के पास कोई योजना है। जेम्स का दरवाजा चरमराता हुआ खुलता है। दोनों भाई बाहर निकलते हैं, छोटा भाई बड़े भाई से पहले। जेम्स का चेहरा थोड़ा गुलाबी हो गया है और वह मुश्किल से मेरी आंखों में देख पा रहा है। वह शर्मिंदा लग रहा है और मैं सोचती हूं कि क्या एडम ने उसे डांटा। मेरा दिल एक पल के लिए थम सा जाता है। एडम जेम्स के कंधे पर हाथ रखता है, हल्के से दबाता है। तुम ठीक हो? मुझे पता है कि गर्लफ्रेंड क्या होती है। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम्हें नहीं पता, तो तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। जेम्स अपनी बाहें मोड़कर मुझसे पूछता है। मेरे गले में 400 रुई के फाहे अटक गए हैं। मैं एडम की ओर देखती हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि और क्या करूं। अरे, शायद तुम्हें स्कूल के लिए तैयार होना चाहिए, है ना? एडम फ्रिज खोलता है और जेम्स को एक नया फॉइल पैकेट थमा देता है। मुझे लगता है कि यह उसका नाश्ता है। मुझे जाने की जरूरत नहीं है, जेम्स विरोध करता है। यह कोई असली स्कूल नहीं है, किसी को भी। मैं चाहता हूं कि तुम जाओ। एडम उसे बीच में रोकता है। वह अपने छोटे भाई की तरफ एक हल्की मुस्कान के साथ मुड़ता है। चिंता मत करो, जब तुम वापस आओगे मैं यहीं रहूंगा। जेम्स झिझकता है। तुम वादा करते हो? हाँ। एडम फिर से मुस्कुराता है, सिर हिलाकर उसे बुलाता है। इधर आओ। जेम्स दौड़कर एडम से ऐसे लिपट जाता है जैसे डर हो कि वह कहीं गायब न हो जाए। एडम फॉइल पैक किया हुआ खाना ऑन मैट में डालता है और एक बटन दबाता है। वह जेम्स के बालों को हल्के से बिगाड़ देता है। तुम्हें बाल कटवाने की जरूरत है बच्चे। जेम्स अपनी नाक सिकोड़ता है। मुझे पसंद है, थोड़े ज्यादा लंबे नहीं हो गए? जेम्स धीमे स्वर में कहता है। मुझे लगता है कि उसके बाल वाकई बहुत लंबे हैं। जेम्स और एडम मेरी तरफ देखते हैं और मैं शर्म से पिघलकर गुलाबी प्लेडो बन जाती हूँ। मैं अनजाने में अपने बालों को छूती हूँ। अचानक खुद को लेकर असहज महसूस करने लगती हूँ। मैं नीचे देखती हूँ। मेरे पास कभी अपने बाल काटने का कोई कारण नहीं था। मेरे पास कभी औजार भी नहीं थे। कोई मुझे तेज धार वाली चीजें नहीं देता। मैं झांक कर देखती हूँ और पाती हूँ कि एडम अब भी मुझे घूर रहा है। जेम्स ऑन्टोमैट को देख रहा है। मुझे उसके बाल पसंद हैं, एडम कहता है, और मुझे यकीन नहीं होता कि वह किससे बात कर रहा है। मैं उन्हें देखती रहती हूँ जब एडम अपने छोटे भाई को स्कूल के लिए तैयार करने में मदद करता है। जेम्स जीवन से भरपूर है, ऊर्जा से भरा हुआ, अपने भाई के आसपास रहने को लेकर बेहद उत्साहित है। यह देखकर मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि एक 10 साल के बच्चे के लिए अकेले रहना कैसा लगता होगा। उन सभी बच्चों के लिए जो इस सड़क पर रहते हैं, यह कैसा अनुभव होगा। मेरा मन करता है कि उठकर कपड़े बदल लूं, लेकिन मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं बाथरूम का इस्तेमाल नहीं करना चाहती।
अगर जेम्स को उसकी ज़रूरत हो या फिर एडम को। मैं पहले ही जितनी जगह ले चुकी हूँ उससे ज़्यादा घेरना नहीं चाहती। ये रिश्ता, ये जुड़ाव एडम और जेम्स के बीच बहुत निजी, बहुत व्यक्तिगत लगता है। ऐसा बंधन जो मेरे पास कभी नहीं था और शायद कभी नहीं होगा। लेकिन इस प्यार से भरे माहौल में रहकर मेरे भीतर की जमी हुई ठंड पिघल रही है। मुझे इंसानियत का एहसास हो रहा है। मैं महसूस कर सकती हूँ जैसे शायद मैं भी इस दुनिया का हिस्सा हो सकती हूँ। जैसे शायद मुझे राक्षस नहीं होना पड़ेगा। शायद मैं कोई राक्षस नहीं हूँ। शायद चीज़ें बदल सकती हैं।